हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है, भरोसा है, विश्वास भी है कि आप एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज यहाँ पर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर बच्चों भारी सा नाम नहीं है, प्रतिलोम, फिर इसके बाद त्रिकोणमिति और बाद में लिखा है फलन। यहाँ तीन को मिलाकर के कह सकते हैं ये चैप्टर बना है। प्रतिलोम हमने पीछे प्रतिलोम फलन पढ़े हैं, है ना। प्रतिलोम फलन हमने पीछे पढ़े हैं और ये प्रतिलोम फलन नहीं बल्कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन पढ़ना है। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके प्रतिलोम हमें यहाँ पर सीखना है। आइए धीमे से बात करते हैं बच्चों। पहले हम आपको बता दें कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। भाई ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि अगर कोई एक फलन f है और वो फलन हमारा इस प्रकार से परिभाषित है, a से b में परिभाषित है। एक कोई समुच्चय a है और समुच्चय a के अवयव समुच्चय b के अवयव से कनेक्ट हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम फलन f लिख लें। f इस प्रकार से है कि a से b में हमारा परिभाषित है। फलन परिभाषित होने के लिए क्या होता है ये तो आपको मेरे ख्याल से पता है। अगर कोई फलन हमारा परिभाषित होता है इसका मतलब ये है कि इस a के सभी अवयव, देखो ये हमारा a समुच्चय है, ये हमारा b समुच्चय है, a से b में हमारा कोई ये फलन है और इसके अवयव अगर मान लेते हैं a b c इसके अवयव हैं, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से हैं। अगर a 1 से कनेक्ट है, 2 b से कनेक्ट है, 3 c से कनेक्ट है, तो निश्चित रूप से बच्चों यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये हमारा एक फलन है। ठीक है, ये संबंध भी हो सकता है इस तरीके से। अगर ये d यहां पर हो जाए तो अब इसको हम फलन नहीं कहेंगे, इसको संबंध कहेंगे। फलन की परिभाषा ये होती है कि अगर ये, इसको क्या कहते हैं प्रांत और इसको क्या कहते हैं सह प्रांत। अगर प्रांत के सभी अवयवों का कोई भी अवयव छूटे नहीं, प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से संबंध होता है तो हमारा ये फलन, यही संबंध फलन कहलाता है। देखो ये संबंध भी हो सकता है और बताया फलन भी हो सकता है, लेकिन संबंध फलन तब बनता है जब इसके सभी अवयवों का यहां पर सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनता हो। केवल और केवल a का केवल एक ही प्रतिबिंब बने, b का भी केवल एक ही बने, c का भी केवल एक ही बने और देखो d का अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको फलन नहीं कहेंगे। मान लिया थोड़ी देर के लिए एक और अवयव है तो d का भी एक ही प्रतिबिंब है, तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये फलन परिभाषित हो गया। a से b में आपका कोई एक फलन है, मतलब सीधा है कि a के सभी अवयव b के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि a b से हमारा a से b में कोई एक हमारा फलन है, परिभाषित फलन है। ठीक है बच्चों, ये हमारी पढ़ने की भाषा होती है। अब बता दें कि अगर f कोई a से b में हमारा फलन है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा बच्चों। अगर बात करें इसके प्रतिलोम की, प्रतिलोम क्या होगा तो बच्चों प्रतिलोम फलन मान लेते हैं कोई हमारा फलन एक g है और ये g फलन इस प्रकार से हो जाए कि ये b से a में परिभाषित हो जाए। a से b में f फलन क्या था, a से b में परिभाषित था, लेकिन अगर कोई फलन g b से a में परिभाषित होता है तो हम इसको यहां पर f को, f का जो इनवर्स है उसे g कहते हैं, मतलब g बराबर होता है f इनवर्स। जो g होता है क्या होता है, f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। f का प्रतिलोम फलन g कब हो जाता है, तब जब, सीधी बात ऐसे समझो, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। अगर प्रांत और सह प्रांत को आपस में बदल दें, मतलब ये हो जाए हमारा प्रांत और ये हमारा हो जाए सह प्रांत, तो इस तरीके से ये g फलन परिभाषित अगर हो जाए कि भैया इसका जो सह प्रांत था वो प्रांत बन जाए और इसका जो प्रांत था वो आपका सह प्रांत बन जाए, तो इस तरीके से g फलन f का प्रतिलोम कहलाता है। ये बातें आपने पहले वाले चैप्टर में सीखी है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है यहाँ प्रतिलोम फलन की बात नहीं बल्कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन की बात आती है। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं ये भी आपको पता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक फलन हमारा है कोई f(x) बराबर sin x, ये आपका देखो एक त्रिकोणमितीय फलन है। f(x) बराबर cos x, ये भी हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन है। f(x) बराबर tan x, ये भी हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन है।
एफ एक्स बराबर में कॉट एक्स, ये भी हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन है। और ये हमें पता है कि इस तरीके से हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, है ना। तो ये हमारे देखो त्रिकोणमितीय फलन हैं। ये क्या है बच्चों? त्रिकोणमितीय फलन है। अब इन त्रिकोणमितीय फलनों के हमें प्रतिलोम चाहिए। क्या चाहिए? त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम चाहिए। तो बच्चों ये बताओ कि ये जो फलन हैं, ये जो त्रिकोणमितीय फलन हैं, ये वास्तव में एक आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? त्रिकोणमितीय फलन क्या है? ये एक आवर्ती फलन है। और ये फलन जो आवर्ती फलन होते हैं, ये वास्तव में न तो एकैकी होते हैं, न आच्छादक होते हैं, न एकैकी होते हैं, न आच्छादक होते हैं। यहां पर बच्चों ये निश्चित बात है कि अगर एफ फलन का प्रतिलोम जी फलन है तो निश्चित रूप से एफ फलन जो होगा वो एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। ये सब बातें आपने पहले वाले चैप्टर में सीखी हैं। अगर किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात हो सकता है तो वो निश्चित रूप से वो फलन हमारा एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। यदि एकैकी आच्छादक फलन होता है तब उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। ये निश्चित रूप से अगर एफ का हमने यहाँ पर प्रतिलोम फलन जी निकाला है, इसका मतलब ये एफ फलन एकैकी भी है, आच्छादक भी है। ठीक है। अगर हम इनका भी प्रतिलोम ज्ञात करना चाहें तो इसका मतलब ये फलन हमारे एकैकी भी होने चाहिए और आच्छादक भी होने चाहिए, तभी प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर बच्चों जो फलन आपने देखे, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन वास्तव में एक आवर्ती फलन होते हैं। निश्चित अंतराल बाद उनके मान दोहराए जाते हैं। जैसे हम आपको ये कहें कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 180 का मान कितना होता है, तो बच्चों निश्चित रूप से आप कहोगे 0 होता है। साइन बताओ 45 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√2 होता है। साइन 135 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√2 होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों, हम ये यहाँ पर बताना चाहते हैं कि x का मान अगर 0 लिखा तो हमारा फलन का मान 0 है, x का मान पाई लिखा तो भी हमारा फलन का मान 0 है। मतलब यहां पर x के अलग अलग मानों के लिए सेम टू सेम हमें फलन के मान मिल रहे हैं। इसका मतलब होता क्या है? एकैकी के लिए क्या होता है? एक x के एक मान के लिए fx का भी एक मान मिले, है ना। एकैकी का मतलब एक का एक से संबंध हो, एक का एक से संबंध होता है तो फलन हमारा एकैकी होता है। यहां पर देखो x का मान अगर 0 लिखा है तो हमें फलन का मान 0 मिला है, और x का मान अगर पाई लिखा है तो भी फलन का मान 0 मिला है। इसका मतलब यह है दो x के मानों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, एक का एक नहीं बन रहा है, अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब साइन फलन जो है वो आपका एकैकी फलन नहीं है। अब अगर एकैकी फलन नहीं है, देखो यहां पे भी चेक करो, साइन 45 पर भी जो मान है वही साइन 135 पर मान है। अच्छा और बात चेक कर लो भाई, जैसे कहें साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसके बाद साइन 120 का मान बच्चों बताओ, साइन 120 का भी मान √3/2 होता है। इसका मतलब x का मान 60 है तो भी √3/2 है, और x का मान 120 है तो भी √3/2 है। मतलब x के दो मानों के लिए यहाँ पर फलन का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब फलन हमारा एकैकी नहीं है। तो अब ये निश्चित बात हो गई कि जो साइन फलन होता है वो क्या होता है? एकैकी नहीं होता है। साइन फलन हमारा एकैकी नहीं है, और जब एकैकी नहीं है तो भैया हम इसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें? एकैकी नहीं है, प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कह सकते हैं कॉस फलन भी हमारा आवर्ती फलन है, ये भी फलन हमारा एकैकी आच्छादक नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं जितने हमारे त्रिकोणमितीय फलन है वो सब के सब आवर्ती फलन है, और आवर्ती फलन होने के कारण ये सभी के सभी फलन हमारे ना एकैकी हैं ना आच्छादक हैं। इसका मतलब हमें इन सभी के इनवर्स मिल नहीं सकते। अरे भाई मिल नहीं सकते तो इनको हमें फिर पूछा क्यों गया है कि प्रतिलोम फलन बताओ? तो बच्चों यहाँ पर प्रतिलोम फलन बताने के लिए अगर कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है। उसमें सुधार किया जाए तो वो अच्छा बिल्कुल बन जाएगा। भाई कोई व्यक्ति अगर मान लो कोई छात्र पढ़ नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल अब पढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा तो है नहीं। उसमें कुछ सुधार किए जाएं तो निश्चित रूप से उसका मन लगने लगेगा पढ़ने में और वो पढ़ने लायक बन सकता है। बस इसी प्रकार हमें यहाँ पर समझना है कि ये साइन फलन, कोस फलन, टेन फलन अर्थात सभी त्रिकोणमितीय फलन हमारे
इनवर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ना आच्छादक हैं ना एकैकी हैं, इसलिए इनके प्रतिलोम ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। यदि इनके प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इनमें कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या सुधार करना पड़ेगा? देखो बच्चों, यहाँ पर समझते हैं, इसको यहाँ पर पहले रब कर लें। क्या सुधार करना पड़ेगा बच्चों? आपको ये पता है कि जो साइन फलन होता है, देखो जो साइन फलन होता है उसमें उसका निश्चित रूप से आपको पता है उसका प्रांत r होता है, और उसका जो सह प्रांत होता है उसको हम लिखते हैं -1 to 1। ठीक है, जो साइन फलन होता है उसका प्रांत कितना होता है? r, और ये -1 to 1 इसका सह प्रांत होता है। इसी प्रकार हम बात करें कॉस फलन की, कॉस फलन भी हमारा इसी प्रकार से उसका जो प्रांत होता है वो r होता है, और सह प्रांत होता है -1 to 1 होता है। दोनों में प्रांत सह प्रांत इसके बराबर होते हैं। ठीक है, जो साइन फलन होता है उसका प्रांत r होता है और उसका सह प्रांत होता है -1 to 1, और इसी प्रकार कॉस जो होता है, कॉस फलन का भी प्रांत r है, उसका सह प्रांत -1 to 1 है। अच्छा भाई बच्चों, यहां पर अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, मेरे ख्याल से सभी बच्चे ग्राफ खींचना जानते हैं। साइन फलन का जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से देखो इसका कुछ फिगर बनता है। ग्राफ ही निरूपण अगर इसका साइन फलन का करते हैं तो इस तरीके से देखो, ये हमारा होता है मूल बिंदु, और यहां पर इसको लिख देते हैं। देखो ये 0 हो गया, यहां पर लिखें π/2, यहां पर लिखें पाई, यहां पर लिखें 3π/2, और यहां पर लिख देते हैं 2π। पीछे की ओर आए तो यहां पर लिखना है माइनस का π/2, यहां पर लिखना है माइनस में पाई, यहां पर लिखना है -3π/2, पर यहां पर माइनस का 2π। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, यहां से स्टार्टिंग होता है और देखो ये कहां से कहां तक जाता है? -1 से 1 तक जाता है, ऊपर +1 और यहां पर -1, और इस तरीके से देखो यहां से स्टार्ट होता है, ये ऊपर 1 तक जाता है, और इसके बाद देखो ध्यान से ये इस तरीके से आएगा यहां से, और ये -1 देखो ये आ रहा है ना, तो इस तरीके से, और ये इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जाता है। इधर से आएगा देखो पीछे की ओर से, तो ये हमारा इस तरीके से, और ये भी हमारा इस तरीके से जाता है। ये हमारा होता है साइन फलन का ग्राफ बच्चों, होता है कि नहीं? ये हमारा साइन फलन का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। बात ठीक है? ये कहां से कहां तक जाता है? -1 से +1, नीचे -1 से नीचे नहीं जाता है, और ऊपर +1 से ऊपर नहीं जाता है। इस तरीके से इसका घूमने का हिसाब किताब है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? ये देखो ऊपर 1 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये इधर से है ना, ये इसी प्रकार ये 1 तक जाता है, इधर -1 तक जाता है, हमेशा ये -1 से नीचे नहीं आएगा। -1 और 1 के बीच में ये हमेशा इस तरीके से चलता है, और इधर कहां? -अनंत से +अनंत के बीच में हमेशा यूं ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसका ग्राफ ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, ये हमारा फलन एकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। एकैकी और आच्छादक को अगर ग्राफ पर हमें दिखाना है कि ग्राफ पर दिखाओ कि भाई ये एकैकी क्यों नहीं है, तो बच्चों अगर हम ऐसा करें कि x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे, और ये ग्राफ अगर x अक्ष को कहीं दो, ये x मानी x अक्ष के समांतर जो रेखा खींची जाए, तो x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को अगर एक से अधिक ज्यादा बिंदुओं पर काटे, 2 पे काटे, 3 पे काटे, 4 पे काटे, मतलब 1 से अधिक बिंदुओं पर अगर काटती है, तो निश्चित रूप से उसको हम कहते हैं एकैकी नहीं है, बल्कि बहु एकैकी है। अगर हम यहाँ पर x अक्ष के समांतर ऐसी रेखाएं खींचें, तो आप देखो ये यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, और आगे बढ़ाओगे कहीं तीसरी जगह और काटेगी, पीछे बढ़ाओ यहाँ भी काटेगी, यहाँ भी काटेगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं x अक्ष के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो ये 1 से अधिक बिंदुओं पर काटती है। इसका मतलब ये फलन हमारा बहु एकैकी है, एकैकी नहीं है। ठीक है, ये फलन कैसा है? बहु एकैकी है। तो अब यहाँ पर बहु एकैकी है, मतलब यहां पर इसको कह सकते हैं एकैकी नहीं है, और अगर एकैकी नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चों कह सकते हैं कि ये हमारा फलन इनवर्टेबल नहीं है, प्रतिलोमी फलन नहीं है। अब अगर इसको प्रतिलोमी बनाना है तो क्या करना है? देखो इसको थोड़ा सा इसके प्रांत में कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दें, कुछ प्रतिबंध लगा दें, प्रतिबंध लगा दें। हमने जैसा कि बताया कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और अगर पढ़ नहीं रहा है तो उसको पढ़ने लायक बनाना है, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। भाई घूमो नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, है ना, कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा।
तो यहां भी हमें इसको अगर इन्वर्टेबल बनाना है तो अब इसके यहां पर जो प्रांत है, प्रांत में कुछ यहां प्रतिबंध लगा दिया। जो रियल नंबर टोटल था हमारा वो पूरे में नहीं घूमना है, उसको क्या करना है, यहां पर देखो ये -π/2 है, ये यहां पर आप देख रहे हो ये -π/2 है और ये हमारा ये π/2 है। यहां पर देखो एक अलग से ग्राफ बनाएं, देखो ये हमारा 0 है, यहां पर ये लिख देते हैं π/2 और यहां पर लिखेंगे पाई और इधर पीछे आ जाओ माइनस में π/2 और यहां पर लिख दें माइनस में पाई, ऊपर प्लस का 1 और नीचे ये माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है। देखो ये कहाँ से गया था, इस तरीके से ऐसे गया था, ऐसे गया था, है ना, ऐसे इस तरीके से जा रहा था। इसी प्रकार ये पीछे की ओर लौट के जब आया था तो इस तरीके से जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना, ये जा रहा है। अब इसमें हमने बताया कि ये पूरे में पूरे रियल नंबर में घूमता है, तो पूरे रियल नंबर में मत घुमाओ इसको, क्या करो कुछ इस पर प्रतिबंध लगा दो, भैया पूरे में नहीं घूमना है, तुम्हें तो पढ़ना है, अच्छे बच्चे बनना है। तो भैया फिर इसके लिए क्या किया हमने, ये -π/2 पर इसको ब्रेक कर दिया, पीछे नहीं जाना दिया, यहां से पीछे नहीं जाने दिया, खत्म काम। यहां से ये -π/2 है, इधर +π/2 के अंतर्गत रखना है, इधर इसको यहां से रब कर लें और इधर आगे घूमने से मना कर दें। तो ये हमारा देखो अगर इसको इस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए कि ये इधर से इधर तक ही घूम सके, इसके प्रांत को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, -π/2 से +π/2 में अगर इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बच्चों ये अब निश्चित रूप से हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन बन जाएगा। मतलब साइन फलन हमारा इन्वर्टेबल कब बन जाएगा, जब इस r को कहां से कहां तक कैसे कर दें, इसको इस तरीके से कर दें कि साइन ये r जो है ये r ना कह के, मतलब पूरा रियल नंबर ना कह के, -π/2 से π/2 में अगर इसको कर दिया जाए, π/2 से π/2 में अगर इसको कर दिया जाए और ये हमारा जो -1 से 1 जो हमारा सह प्रांत है उसको ज्यों का त्यों रखा जाए, केवल उसका हमने ये प्रांत बदल दिया है। प्रांत बदलने से अब ये निश्चित रूप से हमारा 1 भी हो गया और ये हमारा ऑन्टो भी हो गया, 1 ऑन्टो दोनों हो गया। देखो 1 कैसे हमने किया कि अगर हम यहाँ पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो बच्चों केवल और केवल एक ही जगह काटेगी, चाहे नीचे खींचो चाहे ऊपर खींचो, कहीं भी आप x अक्ष के समांतर रेखा खींच के देख लो तो इस जो ग्राफ है ग्राफ को केवल एक जगह पर ही काट रही है। इसका मतलब ये वास्तव में अब 1 हो गया है। ठीक है, अगर ये 1 हो गया है इसका मतलब ये अब इन्वर्टेबल होने लायक हो गया है। इसका यहाँ पर अब हम इसको इन्वर्टेबल बना सकते हैं। अगर ये अब इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया है तो बच्चों बताओ इसका इनवर्स देखो कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स। पहले ये हमारा जो फलन था उसका r को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 में, तो अब ये इन्वर्टेबल बन गया। तो साइन इनवर्स कैसे होगा भाई, अगर कोई फलन हमारा इन्वर्टेबल है तो फिर उसका इनवर्स फलन तभी कहलाता है जब इसके सहप्रांत को प्रांत बना दें और ये हमारा जो प्रांत होता है वो सहप्रांत बन जाए। तो इस तरीके से इसका इनवर्स हमारा साइन का इनवर्स हो जाएगा -1 से और यहां पर -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों, ये देखो हमारा फलन अब वास्तव में क्या बन गया, इन्वर्टेबल हो गया है। ये फलन क्या हो गया है, इन्वर्टेबल हो गया है। जब इसके प्रांत को यहां पर देखो साइन फलन का हमने बताया कि ये जो प्रांत था उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ये फलन हमारा क्या बन गया है, इन्वर्टेबल बन गया है। अगर ये फलन हमारा इन्वर्टेबल हो गया है तो अब इनवर्स फलन कैसे लिखोगे, साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स इस प्रकार से होगा कि ये वाला जो है ना इसका जो सह प्रांत था उसको प्रांत बना दें और जो आपका प्रांत था उसको हम परिसर बना दें। ठीक है, ये सह प्रांत बना दे, जो प्रांत था वो सह प्रांत हो गया और जो सह प्रांत था उसको हमने प्रांत बना लिया। तो ये हमारा साइन का इनवर्स अर्थात साइन इनवर्स फलन बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसका मतलब सीधी बात है बच्चों, याद रखना है यहां पर, इसको याद रखना है, इसका जो मुख्य शाखा होती है उसका मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के अंतर्गत। साइन इनवर्स का कभी भी आप मान निकालोगे तो साइन इनवर्स का कभी मान निकालोगे तो -π/2 से π/2 के अंतर्गत ही इसका मान आता है। ठीक है, ये इसकी रेंज है ना, ये इसका
रेंज है, इसी रेंज में हमेशा इसको रहना है। अच्छा बच्चों, अगर कॉस इनवर्स की बात बताएं, कॉस इनवर्स की बात बताएं, अच्छा इसका ग्राफ, इसका यहां पर ये तो हमारा ग्राफ हो गया साइन इस प्रकार से कि इसका हमने क्या किया था, -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, है ना, और इसका -1 to 1 ये हमारा सह प्रांत है। ठीक है, अगर इसका हमें ग्राफ खींचना है इनवर्स का, साइन इनवर्स का ग्राफ खींचना है, तो बच्चों यहां पर साइन इनवर्स, अगर किसी फलन का हम ग्राफ खींच पाए तो उसके इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो वास्तव में इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। अगर हम ये कहें कि इसके एक्स अक्ष के यहां पर मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अर्थात y बराबर x, एक रेखा खींचो y बराबर x, और y बराबर x वाली रेखा को अगर हम एक दर्पण के तरीके से मान लें तो एक दर्पण का जो इस वाले ग्राफ की जो इमेज बनेगी जहां पर, वो वास्तव में इसके प्रतिलोम की इमेज हो जाएगी, प्रतिलोम फलन की इमेज हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर प्रतिलोम फलन की जो इमेज होगी वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। देखो, इसके प्रतिलोम फलन की जो इमेज होगी उसको आप कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना है। देखो यहां पर लिख के दिखा दें, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये आपकी वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या लिया था, इधर हमने x के मान लिए थे। ठीक है, यहां पर हमने लिया था देखो π/2 पाई। अब इसको यहां ऊपर की ओर इसको लेना है, इनवर्स से निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपको रखना है π/2, यहां पर रखना है आपको पाई, और नीचे हमें -π/2 रखना है, और इसके बाद में ये -π/2, और यहां पर रखना है माइनस में पाई, इधर रखना है +1 और इधर रखना है -1। ठीक है, इधर था देखो 1 -1 नीचे की ओर, तो इधर हो गया 1, इधर हो गया -1, और इधर ये पाई वाले मान जो x के जो मान थे वो यहाँ जो रखे गए थे वो हमने इधर इस वाले अक्ष पर रखे। ठीक है, अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, अगर इसका साइन का इनवर्स का हमें ग्राफ बनाना है तो हमने जैसा कि बताया कि इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखो y बराबर x वाली रेखा खींचे हैं, y बराबर x वाली रेखा देखो बच्चों ये हो गई। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ पर कैसे बनाएं, देखो इस तरीके से बना सकते हैं, आप ध्यान से समझना, इस तरीके से कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो बच्चों इस तरीके से बनेगा, देखो है ना, ये हो गया हमारा y बराबर x वाली रेखा, ये y बराबर x वाली रेखा है, देखो ये वाली रेखा है, इसको कहेंगे y बराबर x। और जब इसका हम इधर वाले का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो बच्चों कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा। तो इसका हम देखो यहाँ पर साइन इनवर्स का अगर हम ग्राफ खींचें तो ऐसी इसकी स्थिति आएगी। देखो ये हमारा है पाई, ये 1 से जाएगा, और इस तरीके से ये आगे आपको लिख देना है, ये हमारा हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये देखो ये स्थिति दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्थिति, तो ये वाली जो स्थिति है वो क्या है, हमारी को साइन इनवर्स का ये ग्राफ है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे ख्याल से मूल बात ये समझ में आपको आई होगी कि जो साइन इनवर्स होता है उसका प्रांत होता है -1 to 1, और इसका जो परिसर होता है अर्थात जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो अभी कॉस इनवर्स, कॉस की भी बात करो। अगर हम कॉस की बात करें बच्चों, इतना तो पहले नोट कर लो, इसके बाद हम कॉस की बात करें। कॉस फलन भी वास्तव में आवर्ती फलन है, इसके भी प्रांत को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी वास्तव में ये इन्वर्टेबल बनेगा। फिलहाल अभी ये फलन हमने बताया कि जितने त्रिकोणमिति फलन हैं सबके सब प्रतिलोमी फलन नहीं है, कोई भी फलन प्रतिलोमी फलन नहीं है। उसमें क्या है, उसके जो प्रांत हैं उसके प्रांत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ही वास्तव में वो इन्वर्टेबल बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो कॉस की बात करें, इसको यहाँ रब कर लेते हैं पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है, अगर नहीं लिया है तो जल्दी से लें। देखो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कॉस फलन की बात करते हैं। कॉस फलन हमने जैसा कि बताया कि इसका प्रांत होता है r और इसका सह प्रांत होता है -1 to 1, और इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो बच्चों इस तरीके से होता है। देखो
इसका ग्राफ कैसे होता है, ये मूल बातें हैं, ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है कि भाई कॉस फलन का ग्राफ कैसे होता है, साइन फलन का ग्राफ कैसे होता है, ये बातें लगभग सभी बच्चे जानते हैं, है ना। ये देखो ध्यान दें, यहाँ पर ये 0 होता है, इधर हम क्या लिख देते हैं π/2 लिखें, इधर यहाँ पर लिख दें पाई, और इधर लिखेंगे 3π/2, फिर इधर लिखेंगे 2π। इसी प्रकार पीछे लौट के आओ तो -π/2, यहाँ पर लिखना है -π, यहाँ पर लिखना है -3π/2, और इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं -2π। इधर देखो ये प्लस का 1 होता है, इधर में माइनस का 1 होता है, ठीक है। -1 to 1 इसका हमेशा ये जाता है, और माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाता है। आर का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। इस तरीके से देखो ग्राफ होता है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है ना, ये इस तरीके से जाता है। देखिएगा ध्यान से, ये 1 है ना, इसको आप ध्यान रखो, ये -1 तक जाएगा, ये -1 है, और इस तरीके से देखो ये माइनस है ना, इस तरीके से जाता है, +1 की ओर ऐसे जाता है ना, ये +1 पर जाएगा, इससे आगे ऐसे चला जाएगा, है ना। इसी प्रकार बिल्कुल पीछे की ओर भी ऐसा ही करना है। देखो ये इधर की ओर आएगा, पीछे की ओर भी इसी तरीके से आएगा, है ना, और ये हमारा नीचे आएगा देखो -1 की ओर, और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इस तरीके से ये हमारा इसका ग्राफ होता है cos x का, ये cos x का ग्राफ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये इन्वर्टेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम x अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो x अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो ये ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटेगा, है ना। ये देखो एक से अधिक बिंदुओं पर काटेगी रेखा, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है cos फलन है वो आपका 1 नहीं है, एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल भी नहीं है। अब इसको इन्वर्टेबल बनाना है तो इसमें भी हमने बताया इसके प्रांत को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कहां से कहां तक। देखो अगर बच्चों ऐसा कर दें कि इसको 0 से लेकर के और 0 से लेकर के पाई तक यहां रोक दें, इधर इतना कर दें। देखो ध्यान से, यहां पर अगर इसको ऐसे ग्राफ बनाएं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, और इस तरीके से देखो ये हमारा है 1 और इधर हमारा है -1, और इधर हम करते हैं देखो ये है हमारा π/2 और इधर है हमारा कितना पाई, ठीक है। और इस तरीके से देखो ये हमारा हमने बताया कि यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, कहां से 0 से इधर। देखो ये सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन हमें केवल कहां से कहां तक रखना है, ये इधर इतना रखना है। देखो समझना ध्यान से, पूरी बात ध्यान से समझना है बच्चों। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर इसको रोक दें, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक रोक दें, तो अब ये फलन हमारा क्या बन जाएगा। देखो ये हमारा फलन इस तरीके से कर दो। अब हमारा ये फलन वास्तव में इन्वर्टेबल हो गया। देखो हमने पूरा का पूरा ये था ना, पूरा हमने रोक लिया, केवल इतना यहाँ से यहाँ तक हमने किया है। यहाँ मतलब ये है 0 और ये है π/2 और यहाँ पर है ये पाई। तो 0 से पाई में अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बस आगे घूमने से रोक दिया जाए, पीछे भी घूमने से रोक दिया जाए, 0 से पाई तक केवल जाएगा। अगर ये 0 से पाई तक जाएगा तो वास्तव में अब ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एकदम अच्छा होशियार बच्चा बन जाएगा। अच्छा और होशियार बच्चा बनने के लिए क्या चाहिए कि 0 से पाई के बीच में उसको रहना चाहिए, है ना। आप कहीं जा रहे हो तो भाई डिस्टर्ब तो होगी, तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। कुछ नहीं पढ़ना है, क्या कहां से कहां तक जाना है, केवल 0 से पाई तक रहना है। अब ये निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया। क्यों बन गया, आप देखो एक्स अक्ष के समांतर यूं रेखा खींचो, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचो कहीं भी ऊपर या नीचे, तो निश्चित रूप से ये एक्स ये ग्राफ को केवल एक ही जगह पर काट रही है। इसका मतलब ये 1 है ना। तो 1 1 2 हो गया, इसका मतलब अब हम इसको कह सकते हैं कि ये इन्वर्टेबल हो गया। और अगर ये इन्वर्टेबल हो गया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, कोस फलन जो था उसके आर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक, ये हमने 0 से पाई में प्रतिबंधित कर दिया है। और ये हमारा -1 to 1 ये तो हमारा ज्यों का त्यों है, सहप्रांत में तो कोई बदलाव नहीं किया है। अगर अब हमें इसका इन्वर्टेबल फंक्शन बन गया है, तो अगर इनवर्स हमें ज्ञात करना है तो ये इनवर्स फंक्शन किस प्रकार से हो जाएगा,
ये इनवर्स फलन अब कोस का इनवर्स इस प्रकार से हो जाएगा कि इसका जो प्रांत है वो -1 to 1 हो जाएगा और इसके बाद जो इसका परिसर है वो 0 से पाई हो जाएगा। बात आई समझ में बच्चों कि नहीं? ये हमारा देखो इनवर्टेबल अगर फंक्शन बन गया है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो सहप्रांत था उसको हमने बना दिया प्रांत और जो प्रांत था उसका हमने बना दिया सहप्रांत, तो ये कोस का इनवर्स हो गया। तो आपको याद रखना है कि कोस का इनवर्स होता है, उसका प्रांत होता है -1, 1 होता है और इसका जो मुख्य मान अर्थात जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। ठीक है बच्चों, अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इसके ग्राफ को कुछ इस प्रकार देखो खींच सकते हो, यहां खींच के दिखा देते हैं। ये काय का ग्राफ है, ये तो आपका ये इसका ग्राफ है देखो, है ना। अब कॉस इनवर्स का देखो यहां पर हम खींच के दिखा देते हैं। कॉस इनवर्स का कैसे ग्राफ बनाओगे, देखो ये 0 हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, यहां पर हमने 0 π/2, तो अब इनको यहां ना लेते हुए यहां पर लेंगे, है ना, वाई अक्ष पर लेंगे। तो यहां लिख देते हैं देखो 0, यहां पर लिखेंगे π/2, यहां पर लिखेंगे पाई, ठीक है। इधर नीचे की ओर -π/2 और यहां पर लिखेंगे -पाई, इधर लिखेंगे +1, इधर लिखेंगे -1, ठीक है भाई। इसके बाद देखो हमने जैसा कि बताया कि हमें -1 to 1 जाना है। कॉस इनवर्स फलन कैसा होता है, -1 to 1 से 0 से पाई, तो 0 से पाई, तो बच्चों इसको कुछ इस तरीके से बनाओ। देखो कैसे बनाना है, ये देखो यहां से -1 ये है ना, -1 से 1 में जाना है, तो -1 तो ये हो गया और इस तरीके से देखो इसको यहां से चलाओ, इस तरीके से जाना है, इस तरीके से देखो ये, ठीक है। -1 से 1 तक रहना है, केवल -1 से 1 तक रहना है, ठीक है। ये -1 से 1 और मिलेगा मान कितना, 0 से पाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से पाई के बीच में आया है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में इसके मान मिलते हैं। तो ये हमारा काय का ग्राफ है, ये कोस इनवर्स का ग्राफ है। कोस इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं -1 to 1 से 0 to पाई, ठीक है बच्चों। ये हमारा कोस इनवर्स का ग्राफ है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आप चाहो तो टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, सभी को इन्वर्टेबल बनाया जा सकता है, सभी को इन्वर्टेबल बनाया जा सकता है और उसकी प्रांत और परिसर सबके सब बदल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उसमें सब मानों को अच्छे से आपको याद करना है और फिर इसके हिसाब से आप सभी क्वेश्चन और सभी उदाहरण बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। इन सभी को हम एक टेबल में सजाएंगे, ठीक है, और उस टेबल को याद कर लो। तो मेरे ख्याल से बस याद करते ही आपको पूरी एक्सरसाइज, पूरा सब कुछ सिंपल सा काम है। ये तो बहुत अंदर वाली बातें हैं ना, इनको आपको अच्छे से समझना है। क्यों भाई इन्वर्टेबल क्यों हो गया, भाई कॉस फलन तो हमारा साइन फलन है, कॉस फलन है, ये तो हमारे इन्वर्टेबल होते ही नहीं है। तो इन्वर्टेबल हमने इनको बनाया कैसे, ये बातें समझने वाली हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल से पूरी बात समझ में आएगी कि इसका प्रांत क्या कर दिया जाए, सह प्रांत क्या बनाया जाए। देखो ध्यान से, एक काम करो, यहां पर लिखो साइन इनवर्स, यहां पर लिखो कोस इनवर्स, यहां पर लिखो टेन इनवर्स, यहां पर लिखो कोट इनवर्स, यहां पर लिखो सेक इनवर्स और यहां पर लिखो कोसेक इनवर्स। ये हमारे 6 के 6 जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप यहां लिखो, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखो इनके प्रांत क्या होती हैं वो आप यहां लिखो। इसके बाद यहां पर इसके सहप्रांत या इसको परिसर कहो, परिसर लिखो, परिसर, और इसी को कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं, परिसर कहें या मुख्य मान कहें। तो बच्चों इनको हम यहां पर लिख लेते हैं और ये सब कुछ आप याद कर लो तो समझो हमारी पूरी कहानी एकदम फिट हो जाएगी। ध्यान से समझो बच्चों, साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स का प्रांत आपको याद रखना है। अभी हमने बताया है साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 to 1 होता है और इसका जो परिसर होता है अर्थात मुख्य मान होता है वो हमने कितना बताया, -π/2 से π/2 होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अभी ये बातें तो हमने बताई है भाई, अभी ये बातें तो सारी बताई हैं, प्रूव कर दी है कि -1 से 1 इसका प्रांत होता है और इसका जो परिसर होता है अर्थात मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 होता है।
इसके बाद कॉस इनवर्स का भी हमने बताया था कि भाई कॉस इनवर्स का भी आपको प्रांत -1 से 1 ही रखना है याद। और इसके बाद इसका जो परिसर होता है वो हमने बताया था कि 0 से पाई में इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करके बनाना होता है। कॉस इनवर्स, अगर कॉस फलन हमारा इन्वर्टेबल नहीं है तो उसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए प्रांत को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया था, 0 से पाई तक हमने प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये जो प्रांत होता है बस इनवर्स के लिए क्या करते हैं, जो प्रांत होता है वो आपका परिसर बन जाता है या मुख्य मान बन जाता है ना, और जो मुख्य मान होता है वो परिसर बन जाता है, परिसर होता है वो प्रांत बन जाता है, बस उलट देना होता है। अच्छा टेन इनवर्स क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, तो आपको आर लिखना है। इसका मुख्य मान होता है हमारा माइनस में π/2 से π/2 होता है। ठीक, यहां इसका भी मतलब है, इसका मतलब है हमने यहां पर छोटा ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब यह है कि -π/2 से आगे और π/2 से पीछे के सभी मान जो होते हैं वो टेन इनवर्स के अंतर्गत आते हैं। टेन इनवर्स के मुख्य मान को हम कहां से कहां तक याद रखेंगे, -π/2 से बड़े होते हैं, π/2 से छोटे होते हैं, -π/2 भी नहीं होता है और π/2 भी नहीं होता है। जबकि यहां देखो साइन इनवर्स के जो मान होते हैं वो -π/2 भी हो सकता है, और उससे आगे चले जाओ π/2 तक कुछ भी मान हो सकता है। साइन इनवर्स का कभी मान आपको निकालना है तो हमेशा इसी रेंज में आएगा, इसी रेंज में आएगा, -π/2 हो सकता है या आगे चले जाओ π/2 तक। और यहां पर देखो, यहां पर -π/2 से बड़े मान है, π/2 से छोटे मान है। ठीक, ना -π/2 लेना है ना π/2 लेना है। ठीक है, इसके बाद कॉट इनवर्स की बात करें बच्चों, कॉट इनवर्स का जो प्रांत होता है वो भी रियल नंबर ही होता है, और इसका जो मुख्य मान अर्थात जो परिसर होता है उसको भी आपको याद रखना है, 0 to π लिखना है। कितना लिखना है, 0 to π लिखना है। इसके बाद बच्चों सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स का जो प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन उसमें से 2 वैल्यू नहीं याद रखनी है। कौन कौन सी, -1 to 1। रियल नंबर 2 छोड़ दें, -1 से 1, -1 और 1 इनको 2 को छोड़ करके सबके सब रियल नंबर इसका प्रांत होते हैं। ठीक है, और यहां पर तो इसका जो परिसर होता है वो याद रखना है आपका, या ये भी बड़ा ब्रैकेट में लिखोगे और बड़े ब्रैकेट में लिखोगे 0 से पाई, 0 से पाई, और इसमें केवल और केवल π/2 को याद रखना है, π/2 नहीं होना चाहिए। इस रेंज में क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होनी चाहिए। 0 से पाई, 0 भी हो सकता है, आगे बढ़ाओ और पाई तक पाई भी हो सकता है, लेकिन जो बीच में π/2 कहीं आएगा उसको आपको याद रखना है, π/2 पर हमारा सेक इनवर्स परिभाषित नहीं होता है, इसको छोड़ना है। ठीक है, और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स का जो हमारा प्रांत होता है वो r -1 to 1, ये इसको भी याद रखना है। यहां भी -1 और 1 को छोड़ते हुए सबके सब रियल नंबर इसका प्रांत होते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर जो मुख्य मान होता है, जो परिसर होता है, उसको हम याद रखेंगे -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसके बीच में जो 0 होता है उसको आपको निगलेक्ट करना है, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 पर क्या होता है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स x अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, वहां पर कोई भी मान नहीं आएगा, तो 0 को छोड़ दें, 0 के अतिरिक्त सभी मान -π/2 से लेकर के π/2 तक हो सकते हैं, केवल 0 को छोड़ करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास केवल 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके आपको यहां पर प्रांत और परिसर अच्छे से अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के सभी सवाल उदाहरण हैं जो वो बिल्कुल एकदम आसान है। ठीक है, तो चलो पहले कुछ उदाहरण कर लेते हैं। यहां देखो बच्चों, ये पहला उदाहरण है। इसका पहला उदाहरण कहता है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स के जो मुख्य मान होते हैं वो कहां, उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो आपको ये रेंज याद होनी चाहिए, हर एक की रेंज याद होनी चाहिए बच्चों। यहां पर इसको ऐसे यहां पर सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा बाई फलन, इसको बाई के बराबर मान लें, बाई बराबर यहां लिख दें साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, और इसको ऐसे भी देखो लिखा जा सकता है, यहां लिखा जा सकता है साइन बाई बराबर 1/√2। ठीक है कि नहीं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहां पर देखो साइन बाई है बराबर, यहां 1/√2 को हम साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है।
साइन दोनों साइड से अगर कैंसिल कर लिया जाए तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। बाई का मतलब क्या है बच्चों, बाई बराबर दिए गए फलन को हमने बाई बराबर माना है, इसका मतलब इसका जो बाई का मान निकलेगा वही वास्तव में साइन इनवर्स 1/√2 का मान हो जाएगा। तो ये बाई का मान निकला है कितना, 1 पाई/4 निकला है, और यही वास्तव में साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान होगा। और अभी हमने आपको ये बताया कि साइन इनवर्स का जब भी कभी मुख्य मान निकलेगा उसकी जो मुख्य शाखा होती है वो -पाई/2 से पाई/2 के अंतर्गत ही इसका मान आना चाहिए। तो देखो पाई/4 मान है वो इस अंतराल में आ रहा है कि नहीं, -पाई/2 से बड़ा है, पाई/2 से छोटा है, तो इसके बीच में ही कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो बाई का मान निकला है अर्थात साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान निकला है वो कितना है, पाई/4 है। यही इसका मुख्य मान है, यही आपको आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो इसके बाद देखो यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखो दूसरा आपका जो उदाहरण है इसमें केवल और केवल 2 उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताइए। देखिएगा यहां पर उदाहरण नंबर 2 यहां पर लिखता है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताना है, मुख्य मान बताना है। ठीक है, अब बस जैसा कि हमने बताया कि आपको सबकी रेंज पता होने चाहिए, सबकी रेंज पता होने चाहिए। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से आगे पाई से पीछे, 0 से पाई होता है ना, ओपन इंटरवल रखते हैं, 0 से पाई के अंतर्गत इसका रेंज होता है। तो यहां पर इसका जो मान निकलेगा वो 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा निश्चित रूप से। यहां पर देखो इसको भी यहां पर मान लेते हैं कि ये बाई बराबर है, यहां लिखेंगे कोट इनवर्स -1/√3 लिखेंगे। कोट को इधर ले आओगे तो ये हमारा कोट बाई हो जाएगा, बराबर में माइनस में 1/√3 लिखेंगे। और इसके आगे देखो कोट बाई बराबर माइनस, अब देखो 1/√3 लिखा है, 1/√3 बराबर क्या होता है, कोट में आप कह सकते हो 60 अंश पर होता है, मतलब पाई/3 पर होता है। कोट पाई/3 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब बच्चों और थोड़ा आगे बढ़ाओ, कोट बाई हमारा ठीक है। अभी आप कतई कोट से कोट नहीं काट सकते क्योंकि माइनस है ना ये, तो यहां पर कोट से कोट ये कैंसिल नहीं हो सकता। यहां पर देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया था, तो यहां पर माइनस नहीं था इसलिए ये कैंसिल हो गया था। तो यहां पर देखो ये माइनस लगा है, इसको माइनस को हटाने के लिए थोड़ा आगे ऐसे लिख सकते हो क्या, पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/3। देखो भाई अगर हम कोट पाई माइनस एक्स, कोट पाई माइनस एक्स बराबर, तो क्या कहोगे आप, माइनस कोट एक्स कहोगे। माइनस कोट एक्स को हम कोट पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है कोट पाई माइनस एक्स जो होता है वो बराबर में होता है माइनस कोट एक्स के। तो माइनस कोट एक्स लिखा है तो कोट पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, वही हमने किया है ना, एक्स के जगह पाई/3 है। और आगे देखो बच्चों यहाँ कोट बाई बराबर, यहां पर इसको ऐसा लिख दें, 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई घटाओ तो 2 पाई/3। अब दोनों साइड से कोट जब कैंसिल होगा तो बाई का मान यहां से 2 पाई/3 हमें मिल जाएगा। और हमने बताया कि जो बाई का मान होगा वही वास्तव में कोट इनवर्स -1/√3 का मान होगा। और ये इसकी रेंज क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 से पाई होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो ये 0 से पाई के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो बस यही इसका मुख्य मान है 2 पाई/3। ये इसका मुख्य मान है कोट इनवर्स -1/√3 का। ठीक है बच्चों, ये 2 उदाहरण केवल दिए गए थे, बाकी प्रश्न जो प्रश्नावली है वो भी आपकी बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी से छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको भी देखो करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। चलो आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। 2.1 एक्सरसाइज देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज हमारी 2.1 पहली एक्सरसाइज है बच्चों। यहां पर देखो इसमें हमें क्या क्या पूछा गया है, छोटे छोटे यहां भी प्रश्न हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के ही हैं, छोटे प्रश्न हैं। देखो पहले प्रश्न में कहता है मुख्य मानों को ज्ञात करिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न हैं, उनमें सब में मुख्य मान आपसे पूछे गए हैं।
देखो बिल्कुल एक एक लाइन जैसे इस प्रश्न है। यहां पर कह रहा है साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स -1/2 इसका मुख्य मान बताइए। इसका मुख्य मान पूछा गया है। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि मुख्य मान अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, इसको बाई के बराबर, जैसे उदाहरण में किया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर करना है। मान लेते हैं ये बाई बराबर हो गया साइन इनवर्स -1/2 अब इसके बाद साइन इधर ले आओ तो ये साइन बाई हो जाएगा। तो साइन बाई बराबर लिखना है कितना, यहां पर साइन बाई बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2। थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो यहां पर लिखना है साइन बाई बराबर माइनस अपना ठीक है 1/2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई/6। साइन पाई/6 का मान साइन 30 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन बाई बराबर में साइन, और यहां पर ये माइनस का दिख रहा है, इसको अंदर लेके यहां पर कोणमान लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि नहीं। साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है। देखो ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। क्या, साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। अगर ये लिखा है माइनस साइन एक्स तो इसको हम साइन माइनस एक्स लिख सकते हैं। वही हमने किया है। दोनों पक्षों से अगर साइन कैंसिल किया जाए तो बाई का मान निकलेगा -π/6, जो कि आपको बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 रेंज में। आ रहा है कि नहीं, -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा ये मान है कि नहीं। तो इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये बच्चों हमारा मुख्य मान है। दिए गए फलन का साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो कितना है, -π/6। इसको यहां आप ऐसे लिख दिया करो, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ठीक है। बराबर में क्या लिखोगे, -π/6 लिखोगे। यही हमारा आंसर है। करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ें। अब देखो अगला प्रश्न, इसके आगे का जो दूसरा प्रश्न है उसको भी देखो ध्यान से। देखिए ये है हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों। जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि यहां से एक प्रश्न चाहे भले ही 1 नंबर का है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एकदम पक्की बात है। और आज में ही आपको मिल जाएगा, है ना। बस पूरा वीडियो लास्ट तक देख लो। जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आज ही हो जाएंगे, ठीक है। और ये कह सकते हैं 100 की 100% की गारंटी है, एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर दूसरा प्रश्न क्या है, देखो कॉस इनवर्स √3/2 का मान बताओ। यहां पर कहता है कॉस इनवर्स √3/2 इसका मान बताना है। तो चलो यहां पर इसको भी हम मान लेते हैं, ये बाई बराबर है। बाई बराबर लिखें कॉस इनवर्स √3/2 लिखो। इसके बाद यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस बाई बराबर √3/2 लिख दें। इनवर्स इधर आएगा तो कॉस बाई में बदल जाएगा, कॉस बाई बराबर √3/2। और यहां पर देखो कॉस बाई बराबर क्या, √3/2 को लिख सकते हो बच्चों। यहां पर √3/2 होता है वो π/6 का मान होता है। कॉस 30 बराबर होता है √3/2, होता है कि नहीं। तो यहां से हमने √3/2 को कॉस 30 अर्थात π/6 लिख लिया है। दोनों साइड से कॉस कैंसिल कर लिया जाएगा तो बाई का मान π/6 बचेगा, जो कि देखो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, 0 से पाई की रेंज में आना चाहिए। हमने बताया कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, बस 0 से पाई की रेंज में इसको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका मुख्य मान वही नीचे आपको आंसर लिखना है, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान बराबर क्या लिखना है आपको, π/6 लिखना है। करेक्ट है बच्चों। चलो हमने जैसा कि बताया बच्चों सब सिंपल से हैं, सब एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसको भी हम मान लेते हैं ये बाई बराबर है। तो चलो ये यहां लिख देते हैं, बाई बराबर में कोसेक इनवर्स 2, क्या लिखना है, कोसेक इनवर्स 2 लिखना है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कोसेक इनवर्स को इधर ले आएंगे तो कॉस बाई में बदल जाएगा। कोसेक बाई को इधर ले आओगे, कोसेक इनवर्स बाई में बदल जाएगा। कोसेक इनवर्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2।
और आगे देखो तो कोसेक इनवर्स, ये कोसेक बाई बराबर 2 का मतलब होता है कोसेक पाई बटे 6 होता है। कोसेक 30 बराबर 2 होता है कि नहीं, तो 2 के जगह पर हम कोसेक 30 लिख दें, 30 का मतलब पाई बटे 6 लिख लें। और यहां पर बिल्कुल उसी प्रकार से देखो कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर हमें पाई बटे 6 मिलेगा। बच्चों आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है माइनस में, देखो इसकी रेंज होते हैं माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 होती है। और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें केवल और केवल 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो नहीं है, पाई बटे 6 है, तो इसका मतलब बच्चों इस रेंज में ये आ रहा है, यही इसका मुख्य मान है। तो आपको यहां लिखना है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, ठीक है। मुख्य मान बराबर क्या लिखोगे, पाई बटे 6 लिखना है। करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ें। चलिए और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये रहा नंबर 4 प्रश्न, और इसमें यहां पर कहता है टेन इनवर्स, क्या कह रहा है, टेन इनवर्स माइनस में √3, इसका मुख्य मान बताओ। तो यहां पर भी हमें वैसे ही करना है, मान लेते हैं ये बाई बराबर मान लें, तो बाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस में √3, और इसको टेन इनवर्स को इधर ले आओ तो हमें यहां पर टेन बाई मिल जाएगा, टेन बाई बराबर माइनस √3। इसके बाद यहां पर देखो टेन बाई बराबर यहां पर माइनस है, और इसको हम यहां पर टेन पाई बटे 3 लिख दें। टेन 60 बराबर √3 होता है कि नहीं, टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 60 लिख दिया यहां पर √3 के जगह पर। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टेन बाई बराबर टेन, यहां पर लिख सकते हो माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमें ये पता है कि टेन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस में टेन एक्स होता है कि नहीं। तो टेन माइनस एक्स, एक्स का मतलब है पाई बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं टेन माइनस एक्स के बराबर। अब टेन दोनों साइड से कैंसिल कर लिया जाए तो बाई का मान कितना मिलेगा, माइनस पाई बाई 3। इसकी रेंज बताओ बच्चों क्या होती है, इसकी टेन की रेंज बताओ क्या होती है। टेन की जो रेंज होती है वो होती है हमारी माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2, और ये वास्तव में माइनस पाई बटे 2 से आगे पाई बटे 2 से पीछे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रेंज जो है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 में आना चाहिए, तो यही इसका मुख्य मान है। तो यहां पर आपको लिखना है मुख्य मान बराबर माइनस में पाई बाई 3, ये हमारा मुख्य मान है, ठीक है बच्चों। तो 4था सवाल हो गया। चलो आगे बढ़ें। अब देख रहे हैं 5वां प्रश्न, देखो 5वां देखो बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो 5वां प्रश्न क्या है बच्चों, 5वां प्रश्न यहां लिखा है कोस इनवर्स -1/2, इसका हमें मुख्य मान बताना है। तो यहां पर मान लेते हैं ये बाई बराबर है, बाई बराबर लिखो कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। और ये कोस इनवर्स अगर इधर ले आएंगे तो ये कोस बाई में बदल जाएगा, कोस बाई बराबर हो जाएगा -1/2। आगे थोड़ा और देखो, कोस बाई बराबर में माइनस तो ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं पाई बटे 3, पाई बटे 3 मतलब कोस 60, कोस 60 का मान 1/2 होता है कि नहीं। चलो यहां पर और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ऐसे लिख दें, कोस बाई बराबर माइनस को हटाओ यहां से। काफी बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि ये माइनस को यहां कोण में लगा देते हैं, है ना,
कॉस माइनस थीटा बराबर बच्चों याद रखिए माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा का मान माइनस कॉस थीटा कभी नहीं होता है, इसलिए इस माइनस को अंदर कोण में नहीं लगा सकते, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लें 180 माइनस थीटा, या ऐसे कहें पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पर देखो लिख देते हैं कॉस पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स की जगह हमने कॉस पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख लिया है। और आगे देखो कॉस बाई बराबर में इसको यहां लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बाई 3, 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे 2 पाई बटे 3, दोनों साइड से कॉस कैंसिल कर लिया जाए तो बाई बराबर 2 पाई बाई 3 हमें मिल जाएगा, जो कि यहां पर देखो कॉस की जो रेंज होती है क्या होती है 0 से पाई होती है। अब यहां पर देखो 2 पाई बाई 3 है, 0 से बड़ा है पाई से छोटा है। ठीक है, तो इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब यही इसका मुख्य मान है बच्चों। मुख्य मान क्या लिखना है आपको 2 पाई बाई 3 लिखना है। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान है कितना है 2 पाई बाई 3 है। करेक्ट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। टेन इनवर्स माइनस 1 का मान बताओ। टेन इनवर्स माइनस 1, देखो इसको रब कर लेते हैं। टेन इनवर्स माइनस 1, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स माइनस 1 मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर है 6वां। टेन इनवर्स माइनस 1 इसका हमें मान बताना है। इसके लिए भी हम मान लेते हैं बाई बराबर टेन इनवर्स माइनस में 1, और ये टेन इनवर्स इधर ले आओगे तो टेन बाई में बदल जाएगा। टेन बाई बराबर हो जाएगा माइनस 1, और आगे देखो टेन बाई बराबर माइनस 1 के जगह पर हम टेन पाई बाई 4 लिखेंगे। और इसके बाद देखो ये माइनस को कोण में नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहां पर देखो टेन बाई बराबर में इसको लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई 4। क्यों लिख सकते हो बोलो, यहां पर आप लिखो क्योंकि टेन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन एक्स। देखो टेन माइनस एक्स, पाई बटे 4 को एक्स माना है, तो टेन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन एक्स, या फिर माइनस टेन एक्स को हम टेन माइनस एक्स लिख सकते हैं, टेन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से दोनों पक्षों में आप टेन कैंसिल करोगे तो बाई का मान कितना होगा माइनस पाई बाई 4। बच्चों बाई का हमने बताया कि जो टेन की रेंज है वो क्या है, टेन इनवर्स की रेंज क्या है, यहां कहां से कहां तक इसको बिलोंग करना चाहिए, इसको बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 में बिलोंग करना चाहिए, है ना। टेन की रेंज क्या है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2, जो कि आपको देख रहे हो ना, ये माइनस पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 2 से आगे पाई बटे 2 से पीछे का है मान। ठीक है, चलो भाई इसके बाद बच्चों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण ये आपका 6वां के बाद 7वां नंबर, चलो इसको नोट करो। इसके बाद आते हैं देखो 7वें नंबर पर। 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न क्या है यहां पर, ये कह रहा है 7वां प्रश्न है हमारा, देखिए ये है बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3 और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कि ये बाई बराबर है और इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। चलो बिल्कुल सेम टू सेम वही बात करनी है, सेम ये सेक इनवर्स इधर आएगा, सेक बाई में बदल जाएगा और बराबर में 2/√3 लिखना है। ठीक है भाई, अब आप ये बताओ कि सेक बाई बराबर यहाँ 2/√3 लिखा है, उसको काय को लिखोगे आप। देखो कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है, 30 का मतलब पाई बटे 6, कोस 30 का मान होता है आपको लिखना है √3/2 होता है। कोस 30 बराबर क्या होता है √3/2। अब आप ये बताओ कोस 30 का मान अगर √3/2 है तो सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 30 का मान 2/√3 होगा। तो इसका मतलब 2/√3 को हम लिख सकते हैं सेक पाई बटे 6 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। अगर याद ना हो तो आप उल्टा वाला, मतलब सेक का व्युत्क्रम क्या होता है कोस होता है, तो कोस का मान अगर पता चल जाए तो उसका व्युत्क्रम कर दे, सेक का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सेक 30 का मान होता है 2/√3। यहां से आप दोनों साइड से
सेक कैंसिल करोगे तो बाई बराबर हमें पाई बटे 6 मिलेगा। और जैसा कि हमने बताया जो बाई का मान होता है बस वही सेक इनवर्स 2/√3 का मान हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया पाई बटे 6। और जो बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए, सेक की क्या रेंज है बच्चों, सेक की जो रेंज है वो हमारी होती है 0 से पाई। और इसमें केवल और केवल ये पाई बटे 2 नहीं होना चाहिए, केवल पाई बटे 2 नहीं होना चाहिए। तो पाई बटे 2 तो बिल्कुल नहीं है, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। निश्चित रूप से ये बाई का जो मान है अर्थात जो सेक इनवर्स 2/√3 है उसका ही ये मुख्य मान है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर क्या लिखोगे, पाई/6। ठीक है भाई, आगे और बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, कॉट इनवर्स √3 को बताओ भाई। कॉट इनवर्स √3 8वां नंबर है, तो चलो इसको भी हम मान लेते हैं। बाई बराबर में कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। ठीक है भाई, कॉट इनवर्स √3 को कैसे करोगे, काम बिल्कुल सिमिलर करना है भाई। कॉट इनवर्स को इधर ले आओगे, कॉट बाई में बदल जाएगा, बराबर में √3 लिखो। इसके बाद कॉट बाई, इसके बाद देखो कॉट बाई बराबर √3 कहाँ पे होता है, ये होता है कॉट 30 पर होता है, मतलब पाई बटे 6 पर। कॉट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का बताओ, tan 30 का 1/√3, उसका उल्टा कर दें, √3 हो जाएगा, मतलब कॉट 30 का मान √3। अब देखो कॉट कैंसिल करोगे, बाई बराबर में पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि हमने आपको बताया कि जो बाई का मान ये निकला है, बाई का मतलब काय का मान निकला है, कॉट इनवर्स √3 का मान निकला है। और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, कॉट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। बच्चों यहाँ पर 0 और पाई के बीच का ही ये मान है, देखो पाई बटे 6 है कि नहीं। तो इसका मतलब मुख्य मान क्या लिखना है, कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान है वो क्या लिखना है आपको, पाई/6 लिखना है। ठीक है भाई, चलो ये 8वां नंबर का हो गया। इसके बाद यहां पर देखो 10वां नंबर का जो प्रश्न है उसको देखो, 10वें नंबर का देखो प्रश्न। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की जल्दबाजी तो नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। देखो यहां पर 10वें प्रश्न को देखो, 10वां प्रश्न कहता है कि इसमें भी हम मान लेते हैं बाई बराबर, और लिखें यहां बाई बराबर में कोसेक इनवर्स, क्या लिखो यहां पर, कोसेक इनवर्स माइनस में लिखें √2। ठीक है, अब इसको यहां से देखो इस तरीके से हल करो, कोसेक इनवर्स लिखा है, इधर ले आओगे कोसेक बाई बन जाएगा, और बराबर में माइनस में √2। और थोड़ा आगे देखो कोसेक बाई बराबर माइनस, तो ठीक है यहां पर √2 लिखा है, इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई, ये कोसेक पाई/4 लिखो। कोसेक 45 का मान होता है √2। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ माइनस हटाओ तो माइनस कोण में बिल्कुल आप पहुंचा सकते हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। कोसेक बाई बराबर आप लिख सकते हो कोसेक -पाई/4। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि कोसेक माइनस थीटा बराबर में होता है माइनस कोसेक थीटा, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये माइनस कोसेक थीटा, थीटा मतलब पाई/4, तो माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स नहीं, यहाँ पर इनवर्स की बात नहीं है, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो कोसेक दोनों साइड से कैंसिल करोगे तो बाई का मान मिल जाएगा -पाई/4। और हमने जैसा कि बताया कि ये बिलोंग कहाँ करना चाहिए, कोसेक है ना, कोसेक का हमने रेंज बताया कितना, कोसेक का जो रेंज होता है वो बच्चों होता है हमारा कितना, देखो -पाई/2 से पाई/2 के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें केवल 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हमारा -पाई/4 जो है वो इस रेंज में आ रहा है, और यही इसका मुख्य मान है। तो आपको यहाँ पर लिखना है मुख्य मान, काय का मुख्य मान, कोसेक इनवर्स -√2 का जो मुख्य मान है वो कितना है, -पाई/4 है। क्लियर है बच्चों, ये 10 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलिए देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी आती है।
ठीक है, 11वां देखो, 12वां देखो, 2 प्रश्न हैं और 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो ऐसे कह सकते हो पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है, हो रही कि नहीं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, आपका ये 11वें नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान ज्ञात करना है। यहां पर ऐसे कह सकते हो बच्चों, 3 प्रश्नों को एक साथ जोड़ दिया गया है, तीनों का इकट्ठा मान हमसे पूछा गया है। मान ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न कहता है। काय का मान ज्ञात करना है, देखो यहां पर लिखा है tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस आगे है cos इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक है, प्लस में यहां पर लिखो sin इनवर्स और यहां पर माइनस में 1/2। यहां इन 3 इकट्ठे फलन हैं, इनका हमें यहां पर मान ज्ञात करना है। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं, तीनों के अलग अलग मुख्य मान निकालो और इसके बाद सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर इसको ऐसे सॉल्व करो बच्चों कि अगर tan इनवर्स 1 को हम मान लें बाई, ठीक है, इसको क्या मान लें बाई, या फिर बाई 1 लिख सकते हो, मान लिया इसको हमने बाई 1। तो अब आप ये बताओ कि tan इनवर्स इधर ले जाओगे तो tan/1 हो जाएगा, tan/1 बराबर कितना 1 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो tan/1 बराबर 1 की जगह पर हम tan π/4 तो लिख सकते हैं। tan π/4 का मान 1 होता है, दोनों साइड से tan कैंसिल किया जाएगा तो π1 का मान हमें π/4 मिल जाएगा। देखो आपको पता है कि जो tan की रेंज होती है वो क्या होती है, tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि π/4 जो है वो -π/2 से आगे का है, π/2 से पीछे का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहले बात जो tan इनवर्स 1 लिखा है, पहला पद लिखा है, जब पहला फलन लिखा है उसका हमने जो मुख्य मान निकाला है वो कितना है π/4 है, ठीक है। चलो दूसरे की बात करो, दूसरा कितना है cos इनवर्स -1/2, इसको भी हम यहाँ पर बाई 2 चलो मान लेते हैं, माना ये बाई 2 है। अब यहाँ पर इसको हल करके हम बाई 2 बराबर निकालें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई 2 और ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos/2 बराबर -1/2 लिख सकते हैं। अच्छा भाई, cos/2 बराबर माइनस और 1/2 को हम π/3 लिख सकते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, होता है कि नहीं। cos 60 मतलब π/3 मतलब 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, माइनस हमारा ज्यों का त्यों है। अच्छा बच्चों, ये cos के साथ में माइनस अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि cos -θ बराबर -cos θ नहीं होता है, इसलिए इस माइनस को अंदर हम नहीं ले जा सकते। तो क्या करोगे, अभी हमने किया है बस वही यहाँ भी करना है, cos/2 बराबर क्या लिखना है, cos π - π/3, cos π - x बराबर -cos x होता है कि नहीं होता है। तो अभी ये फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पर लगा लिया है। cos/2 बराबर में लिखना है cos, देखो 3 एकम 3 में से 1 घटाओ 2π/3 लिखना है, और दोनों साइड से अगर cos कैंसिल किया जाएगा तो बाई 2 का मान हमें 2π/3 मिल जाएगा, जिसकी रेंज क्या होती है बच्चों पता है, इसकी रेंज होती है 0 से π, तो ये 0 से π की रेंज में आ रहा है। तो बाई 2 अर्थात ये दूसरे फलन का जो मुख्य मान है वो कितना है 2π/3 है। चलो अब तीसरे फलन की बात करो, यहाँ पर देखो जो तीसरा फलन है इसको हम बाई 3 मान लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसको हम क्या लिखते हैं बाई 3 लिख दें, इसको हमने क्या मान लिया है बाई 3। अब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो आपको यहाँ से sin/3 का मान मिल जाएगा कितना -1/2। अच्छा भाई, sin/3 बराबर में -sin π/6 लिख दें, π/6, sin π/6 का मतलब sin 30 और sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस को अंदर कोण में बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि sin -x बराबर होता है, sin -x बराबर -sin x होता है।
तो इस कोण को यहाँ इस माइनस को कोण में ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो बाई 3 बराबर हमें माइनस पाई बटे 6 मिल जाएगा। और ये हमें पता है कि जो साइन का रेंज होता है वो माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के अंतर्गत होता है कि नहीं। तो माइनस पाई बटे 6 निकला है, इस रेंज में आ रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो हमें जो मान ज्ञात करना है वो काई का मान ज्ञात करना है। देखो लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ऋण 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऋण 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका हमने मान निकाला है, देखो पहले ये है पाई बटे 4, इसके बाद प्लस इसका मान कितना निकाला है, इसका मान हमने निकाला है 2 पाई बाई 3 निकाला है। और प्लस यहाँ पर साइन माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान कितना निकाला है, अर्थात इसका ये बाई 3 माना था तो बाई 3 का मान कितना निकला है, माइनस पाई बटे 6। और इस तरीके से अगर इनका सबका हम यहाँ एलसीएम लें, 12 है, कोई समस्या नहीं, 12 एलसीएम आएगा। 4 3 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 है। 4 तिया 12, 3 एकम 3 पाई यहाँ लिखो, प्लस 3 चौको 12, 4 बार 4 दूनी 8 पाई यहाँ लिखो, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई यहाँ लिखो। और इस तरीके से 8 3 11 में से 2 घटा के हमें 9 पाई बटे 12 लिखना है। 3 से डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, आंसर आ जाएगा 3 पाई बटे में 4। ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अलग अलग 3 प्रश्न बन गए, तीनों के अलग अलग हल, पहले मुख्य मान तीनों के अलग अलग निकालो और सबको जोड़ के हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करें। अब हमारे पास एक आखिरी प्रश्न है, देखो 12वां। चलो 12वां भी देख लेते हैं। देखो 12वां प्रश्न, ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। देखो 12वां नंबर का देखो प्रश्न क्या है बच्चों। यहाँ पर भी हमें दो फलन दिए गए हैं और इनको दोनों को जोड़ के इसका हमें हल दिखाना है। देखो ऐसा लिखा है cos इनवर्स 1/2 और इसके बाद प्लस का निशान है, 2 इंटू में साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से क्या करना है बच्चों, 2 यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा y1 है, या फिर इसको x मान लो, इसको y मान लो, ऐसे भी कह सकते हो, कोई जरूर नहीं है इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, इसको x मान लें, इसको y मान लें, है ना। और फिर y में 2 का गुणा करना है, x प्लस 2y का समझो मान ज्ञात करना है। चलो ऐसे करते हैं, मान लेते हैं x बराबर में cos इनवर्स 1/2। यहाँ पर cos इनवर्स इधर आएगा तो cos x हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 1/2। और आगे देखो cos x बराबर 1/2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बटे 3, cos 60 का मान 1/2, सही है। तो अब इस तरीके से यहां से x का मान पाई बटे 3 मिलेगा। ठीक है, x कहां से कहां बिलोंग होनी चाहिए, देखो cos इनवर्स की बात कही जा रही है तो आपको पता है इसकी रेंज 0 से पाई होती है। यहां पर देखो पाई बटे 3 है, इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये मुख्य मान हो गया। इसके बाद यहां पर देखो दूसरा वाला जो लिखा है ये साइन इनवर्स 1/2, इसको हम यहां पर मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 को मान लेते हैं बाई। चलो यहां लिखते हैं बाई बराबर साइन इनवर्स 1/2 और यहां से साइन बाई का मान बराबर लिखना है 1/2। इसके बाद यहां पर देखो साइन बाई बराबर 1/2 का मतलब होता है पाई बटे 6, साइन पाई बटे 6 बराबर 1/2। इसके बाद देखो साइन साइन कैंसिल करोगे तो बाई का मान पाई बटे 6 हो जाएगा, है ना। अब ये भी देखो, ये इसकी मुख्य शाखा क्या है, इसका जो परिसर होता है वो माइनस में पाई बटे 2 से पाई बटे 2 होता है। ठीक है भाई, तो ये माइनस का पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में ही है। अब देखो हमें काई का मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 इंटू में साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हमने माना है x प्लस यहाँ पर है 2 और इसको हमने माना है y, तो इसका मतलब हमें x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। x का मान हमने निकाला है पाई बटे 3
प्लस में 2 इंटू बाई, और बाई का मान हमने निकाला है पाई बटे 6, और इस तरीके से यहां पर देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, पाई बटे 3 मतलब 2 पाई बटे 3, ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये 12वां प्रश्न था। सिंपल है ना, सिंपल है, बस 2 है ना, एक इसको पहले अलग निकालो, इसको अलग निकालो, इसमें 2 का गुणा और साथ में है, बाकी और कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सिंपल से हैं बच्चों। पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। थोड़े से 2 प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न, इनको बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न है, मौखिक हैं। कहता है साइन इनवर्स x बराबर बाई है, तो बाई का मान बताओ। साइन इनवर्स x का मान दिया है बाई, तो जो बाई का मान होगा उसकी रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है आपको पता है, -π/2 से π/2 होती है। प्रश्न हमारा ये 13वां है। लिखता है यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई, तो आप कह सकते हो बाई का मान कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर के और π/2 के अंतर्गत होना चाहिए। यहां पर देखो बच्चों, ये बड़ा, ये इसका अंतराल ऐसे लिखते हैं -π/2 से π/2, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये बड़ा अंतराल मतलब ये बंद अंतराल बोला जाता है। तो बंद अंतराल में क्या है, -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल, इसलिए इक्वल का भी निशान आपको लगाना है। ये हमारा आंसर सही है। ये बाई का जो मान है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, बाई का मान होना चाहिए -π/2 से लेकर के आगे π/2 तक। ठीक है, तो ये हमारा बी विकल्प इसका सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर का। इसके बाद देखो नीचे सवाल दिया गया है tan इनवर्स √3, क्या कह रहा है यहां पर देखो, ये है 14वां नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है tan इनवर्स √3, माइनस में इधर है sec इनवर्स, माइनस में 2, और इसका भी हमसे मान पूछा गया है। तो बच्चों एक बात करते हैं, बिल्कुल पहले ही जैसे दोनों को अलग अलग हल करो, और फिर इसके बाद यहाँ पर पहला फलन माइनस इस फलन का यहाँ पर दोनों के मानों को घटा देना है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x, मान लिया x बराबर है हमारा tan इनवर्स √3, और अब यहां से tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर √3 हो जाएगा। अच्छा, tan x बराबर √3 हो जाएगा, तो tan x बराबर √3 को हम tan π/3 लिख सकते हैं। tan 60 का मान होता है, बस tan कैंसिल कर दिया जाए तो x बराबर π/3 हमें मिल जाएगा। ये हमारा मुख्य मान है। ठीक है, ये क्या है, इसका मुख्य मान है। इसी प्रकार देखो sec के लिए भी यहां करके देख लेते हैं। मान लेते हैं इसको बाई बराबर मान लें, sec इनवर्स माइनस में 2, sec इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा sec बाई, बराबर लिखो -2। इसके बाद यहां पर देखो sec बाई बराबर माइनस, तो ठीक है 2 बताओ कहां लिखना है। 2 का मतलब होता है sec 30 होता है, sec 30 बिल्कुल ठीक है। sec 30, cos 30 का कितना होता है, cos 30 का होता है नहीं 60 लिखो, है ना। 60 का मतलब π/3 लिखो। sec 60, cos 60 का 1/2, और sec 60 का 2 हो जाएगा। सही है। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्या लिखना है, sec π/3 लिखना है। और ये माइनस देखो कोण में नहीं ले जा सकती, हमने बताया sec -θ बराबर -sec θ नहीं होता है, इसलिए कोण को कैसे, ये माइनस को कैसे गायब करोगे, यहां पर लिखना है sec बाई बराबर sec पाई माइनस π/3 लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर देखो sec बाई बराबर sec 2π/3 लिखना है, और बाई बराबर 2π/3। ठीक है, sec का ये बाई का मान ये मिल गया, और ये x का मान मिल गया। अब हमें यहां पर देखो जो मान निकालना है वो हमारा है देखो काय का, पहले ये x माइनस बाई ऐसे कह सकते हो, ये है x फिर माइनस और फिर ये बाई। तो बताओ x का मान तो ये निकला है π/3, फिर माइनस बाई का मान निकाला है हमने 2π/3। तो अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो कहना है पाई माइनस 2π/3 आंसर होगा, मतलब -π/3। ये देखो इसका भी विकल्प मिलाओ, -π/3 कहीं लग रहा है, कहीं दिख रहा है भाई, -π/3 कहीं दिख रहा है बच्चों, बी विकल्प इसका सही है। ठीक है, -π/3 इसका विकल्प सही। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ने हैं, है ना।
इसके गुणधर्म पढ़ने हैं और गुणधर्म के बाद एक्सरसाइज 2.2 है वो पढ़नी है, और इसके बाद में आपके विविध उदाहरण और फिर विविध प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, तो 2.2 एक्सरसाइज और उसके सब जो गुणधर्म हैं उनको हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कोर कसर आपको लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपकी सारी समस्याओं का निपटारा करेंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है बच्चों, तो जरूर आपको बताना है कोई अगर यहाँ पर समस्या आई है, और अगर नहीं आई है तो बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते जरूर रहो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।